हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फ्रेंड्स। बीपीएससी TRE 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उस री एग्ज़ाम के लिए मैं PYQ यानी कि जो बेस्ड होगा फ्रेंड्स NCERT और SCERT पे, जो प्रीवियस ईयर में, याद रखिएगा बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी विश्व के भूगोल का प्रश्न होने वाला है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपको एग्जाम में देकर जाने वाला है। ठीक है ना, चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 6 to 8 या TGT PGT की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए जो आज का ये वीडियो होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन उसके अंत में फ्रेंड्स, अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं PYQ के पहले क्वेश्चन से। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन विश्व के भूगोल से है। आपके सामने पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स। इन चारों ऑप्शनों में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो निहारिका है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो निहारिका है ये सौरमंडल का भाग नहीं है, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह खोज किया कि पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो फ्रेंड्स वो थे कापरनिकस। कौन थे? कापरनिकस, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, कापरनिकस ने ये बताया था। अच्छा, बात कर फ्रेंड्स कि इसकी चर्चा उन्होंने कहाँ किया था, तो इन्होंने एक बुक लिखा था 1514 ईस्वी में। उस बुक में इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है ना वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चारों ओर घूमती है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को फ्रेंड्स याद रखिएगा लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये सारे के सारे प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए फ्रेंड्स, तो हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है ये आपको बताना है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि हमारे अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वह क्या है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो वह हो जाएगा फ्रेंड्स सप्तऋषि। कौन हो जाएगा? सप्तऋषि, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि सप्तऋषि की तरफ जो ध्रुव तारे हैं ना फ्रेंड्स, ये ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं सप्तऋषि। अगला प्रश्न है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो कौन कौन से ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन की बात करें तो इसके अनुसार जो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि बुध ग्रह ऑप्शन में दिया हुआ है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध के अलावा एक फ्रेंड शुक्र होता है, याद रखिएगा बुध और शुक्र ये दोनों ऐसे ग्रह हैं ना जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, अच्छा बुध की बात आ रही है फ्रेंड्स, याद रखिएगा बुध जो है ना ये सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। याद रखिएगा सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह अगर आपसे पूछ लेगा तो क्या बताएंगे? बुध बताएंगे। ठीक है ना, तापांतर। लेकिन सर्वाधिक गर्म ग्रह आपसे पूछेगा तब तो आप क्या बताएंगे? शुक्र बताएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, वैसे शुक्र को पृथ्वी का भगिनी भी कहा जाता है, पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है, भोर का तारा, सांझ का तारा, ऐसे कई नामों से, प्रेशर कुकर वाला ग्रह, कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अभी पीछे मैंने बताया फ्रेंड्स कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है ना वो कौन है फ्रेंड्स? तो वो है शुक्र। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शुक्र पे जो है ना फ्रेंड्स दिन का टेम्परेचर लगभग कितना होता है? तो 464 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो देखिए मैंने आपको पीछे ही बता दिया कि इवनिंग स्टार का मतलब सांझ का तारा। तो सांझ का तारा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ये भी कहा जाता है सूर्य को, यानी शुक्र को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने बताया फ्रेंड्स इसको क्या क्या कहा जाता है। तो एक तो कहा जाता है प्रेशर कुकर वाला ग्रह, ठीक है ना, दूसरा कहा जाता है सांझ का तारा, ठीक है ना, और क्या कहा जाता है? भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है ना, पृथ्वी की भगनी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसको कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से प्रकाश कितना समय लेता है। तो पृथ्वी पर पहुंचने में सूर्य का प्रकाश की बात करें फ्रेंड्स, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात करें तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 मिनट। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो 8 मिनट, याद रखिएगा 8 मिनट लगभग 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड में जो पृथ्वी है ना फ्रेंड्स, ये सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंच जाता है। अच्छा, वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स कि चंद्रमा का, याद रखिएगा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो लगभग 1.3 सेकेंड लेता है ना। कहीं कहीं आपको 1.5 सेकेंड में मिलेगा, तो ये भी आपको याद रखना है कि 1.3 सेकेंड समय लेता है पृथ्वी तक पहुँचने में चंद्रमा का प्रकाश, ठीक है ना। हालांकि चंद्रमा का अपना खुद प्रकाश नहीं होता, वो जो है फ्रेंड्स पृथ्वी के जो सूर्य होता है ना, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है और उससे से रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश पृथ्वी पर आता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने समय लगते हैं। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में याद रखिएगा फ्रेंड्स लगभग लग जाता है 365.25 दिन ना। कहीं कहीं ये ऑप्शन दिया रहता है 365 सही, 1/4 दिन ऐसे भी दिया रहता है, तो ये भी आपका सही है। लेकिन एग्जैक्ट टाइम की मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स याद रखिएगा पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन, याद रखिएगा 365 दिन 5 घंटा, याद रखना है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड लगते हैं। तो ये भी एग्जैक्ट टाइम है जो फ्रेंड्स, जो कि सूर्य को पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है समय 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। अच्छा, परिक्रमा की बात आई है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा पृथ्वी की परिक्रमा के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। पृथ्वी की परिक्रमा के कारण कौन सा परिवर्तन होता है, तो ऋतु परिवर्तन होता है। जबकि दिन रात की घटना कैसे घटती है फ्रेंड्स, तो वो दिन में, याद रखिएगा दिन रात की घटना जो है दैनिक गति के कारण, दिन रात की घटना पृथ्वी पर कैसे घटती है, तो दैनिक गति या इसी को घूर्णन गति भी कहा जाता है या इसी को परिभ्रमण गति भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि परिक्रमण गति के कारण, पूछेगा कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है तो किस गति के कारण, तो परिक्रमण गति के कारण। पूछेगा कि दिन रात की घटना घटती है तो दैनिक गति, घूर्णन गति और परिभ्रमण गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात की घटना घटती है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, इस प्रश्न में पूछा था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेती है, तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड एग्जैक्ट टाइम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी कर लेती है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में कोई ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पृथ्वी है ना फ्रेंड्स, ये 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसके हिसाब से अगर आप इसमें 60 का गुणा कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, बल्कि ठीक है याद रखिएगा 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 29.8 किलोमीटर जाता है, तो 60 सेकेंड में कितना जाएगा, तो ये आप गुणा कर लेंगे तो आपको एग्जैक्ट दूरी पता चल जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहां पर। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की अधिक संभावना होती है, याद रखिएगा 23 डिग्री अक्षांश के पास। कहां होती है, 23 डिग्री अक्षांश के साथ पास, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर वहीं आपसे प्रश्न पूछेगा फ्रेंड कि सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ होती है, तो वो लगभग 15, याद रखिएगा 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के फ्रेंड्स 30 डिग्री तक, 15 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि 15 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 15 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य फ्रेंड्स, अक्षांश के मध्य जो है ना, यहाँ पे मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। तो एक प्रभाविक कोरियोलिस बल किसके कारण होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये होता है पृथ्वी का घूर्णन के कारण, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो होता है एक प्रभावी कोरियोलिस बल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स, सबको पता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है ना। अच्छा, वहीं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स बुध। याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, जबकि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। लेकिन अगर प्रश्न पूछेगा फ्रेंड्स कि बृहस्पति, याद रखिएगा अगर प्रश्न पूछे कि बृहस्पति
या पूछ ले कि फ्रेंड्स की सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स गैनीमेड। याद रखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा तो बताएंगे गैनीमेड। और ये गैनीमेड जो है फ्रेंड्स ना, ये बृहस्पति का ही उपग्रह है। अच्छा, बृहस्पति के कुल कितने उपग्रह हैं वर्तमान में, तो बृहस्पति के कुल 79 उपग्रह हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। वहीं शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 82 है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, शनि के उपग्रहों की संख्या में शनि की बात करें तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन। याद रखिएगा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जबकि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। मंगल की बात करें फ्रेंड्स तो मंगल के मात्र 2 उपग्रह हैं, एक तो है फोबोस, याद रखिएगा, एक आपका फोबोस है और दूसरा आपका डीमोस है, तो ये भी आपको याद रखना, एक आपका फोबोस है, दूसरा डीमोस है। तो फ्रेंड्स जो डीमोस है ना, मंगल का उपग्रह डीमोस है ना, यही याद रखिएगा, यही जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डीमोस है, जबकि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा तो गैनीमेड है, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं पृथ्वी की बात करें फ्रेंड्स तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो प्राकृतिक उपग्रह माना जाता है, कौन सा है, तो वो है चंद्रमा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम होता है। तो फ्रेंड्स आप सबको पता होगा कि किसका घनत्व तो सबसे कम होता है, तो जो शनि ग्रह है ना, शनि ग्रह का घनत्व तो सबसे कम होता है। माना जाता है कि ये इसका घनत्व तो जो होता है वो पानी से भी कम होता है, ठीक है ना, पानी से भी कम होता है इसका घनत्व, जिसके कारण ये अगर ये पानी पे पड़ जाए तो पानी पे तैरने लगेगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो शनि सूर्य के एक चक्कर लगाने में, याद रखिएगा फ्रेंड्स, शनि जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। कितना लेता है, 29.5 वर्ष का समय लेता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है। तो यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग जो है फ्रेंड्स ये 84 वर्ष का समय लेता है। कितना लेता है, 84 वर्ष, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहा है कि डियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। डियोडेसी वह विज्ञान है फ्रेंड्स जो संबंधित किससे है, तो पृथ्वी के आयाम के माप से। किससे संबंधित है, पृथ्वी के आयाम के माप से, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक फ्रेंड्स आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि यह कैसा PYQ आपको कैसा लग रहा है और क्वालिटी वीडियो की कैसी है और कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। तो किसी स्थान के मानक समय का निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या होता है, प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रधान मध्याह्न रेखा है फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये लंदन का जो फ्रेंड्स याद रखिएगा लंदन के, ठीक है ना, ये लंदन का जो ग्रीनविच समय है, ग्रीनविच स्थान, ग्रीनविच लंदन का जो ग्रीनविच स्थान है यहीं पर स्थित है प्रधान मध्याह्न रेखा, जहाँ से सभी देशों के टाइम का निर्धारण होता है। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि प्रधान मध्याह्न रेखा से भारत का समय कितना आगे है, तो वह है फ्रेंड्स 5.5 घंटा। कितना घंटा, तो 5.5 घंटा आगे है। अच्छा, कैसे, क्योंकि भारत में जो टाइम का निर्धारण होता है ना वो होता है फ्रेंड्स, भारत में एकमात्र देशांतर रेखा कितनी है, तो 82.5 डिग्री है और देशांतर रेखा से ही टाइम का निर्धारण होता है। तो अगर मैं बात करूं तो 1 डिग्री बराबर कै मिनट होता है, तो 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 82.5 डिग्री की बात करें तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो लगभग 300 मिनट आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, 300 मिनट। और 300 मिनट की बात करें तो 300 मिनट में कितना घंटा होता है, 5 सहित 1/2 यानी 5.5 घंटा। कितना होता है, 5.5 घंटा होता है। तो पृथ्वी पे जो भारत है ना फ्रेंड्स, भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा से 5.5 घंटा समय आगे है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, वहीं प्रधान मध्याह्न रेखा की बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है ना ये 0 डिग्री देशांतर है। कितना है, 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। वहीं 180 डिग्री देशांतर की बात करें तो इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा को, जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, जो कि लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। ये कहाँ से खींची जाती है फ्रेंड्स, तो ये खींची जाती है प्रशांत महासागर से। कहाँ से खींची जाती है, प्रशांत महासागर से, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, भारत की बात करें तो याद रखिएगा भारत में जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, या कह सकते हैं भारत में जो
देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ना फ्रेंड्स, ये कहाँ किस किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, मानक समय रेखा है, यानी 82.5 डिग्री देशांतर है, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, भारत के किन किन राज्यों से? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसके लिए एक ट्रिक है, उत्तर मध्य छुआ। याद रखिएगा, उत्तर मध्य छुआ यहाँ से निकलती है। तो उत्तर का मतलब हो गया फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। मध्य का हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। आज जबकि छ का हो गया छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, छ का मतलब छत्तीसगढ़, ऊ का मतलब उड़ीसा हो गया, और आ का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, सॉरी भारत की जो मानक समय रेखा है, ठीक है ना। अच्छा, ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये माना जाता है फ्रेंड्स ना कि इसका निर्धारण जो होता है, ये इलाहाबाद का जो नैनी है ना, इलाहाबाद का पास मिर्जापुर के नैनी से होकर ये गुजरती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल आपके सामने सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे अधिक देशों की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा अधिक देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? तो कुल 54 है। याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। अच्छा, वहीं यूरोप की बात करें फ्रेंड्स, तो यूरोप महाद्वीप में कुल ना 51 देश है। कितने देश हैं? 51 देश। एशिया की बात करें फ्रेंड्स, तो एशिया में जो है ना कुल, याद रखिएगा, कुल 50 देश हैं। एशिया में 50 देश हैं, ठीक है। यूरोप महाद्वीप में 51 देश हैं, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश। और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका देश में, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसमें कुल 23 देश हैं। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी या अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा का देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये चिली है। कौन सा है? चिली है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो द्वीप है ना फ्रेंड्स, ये हैं इंडोनेशिया के अंदर। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया के अंदर, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लगभग 17,500, याद रखिएगा, लगभग 17,500 द्वीप हैं। कहाँ? इंडोनेशिया के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है बोर्नियो द्वीप। कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो कौन सा देश है जो फ्रेंड्स भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो है जापान। कौन है फ्रेंड्स? जापान, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। देखिए, ये भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। होन्शु द्वीप जो है ना फ्रेंड्स, ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? देखिए, काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स ना। ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? ये कई बार आपके एग्जाम में, डिफरेंट टाइप के एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो है ना, ये डेनमार्क का है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका हिस्सा है? तो डेनमार्क का हिस्सा है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो फ्रेंड्स, महाद्वीपीय बहाव का जो सिद्धांत है ना, ये दिया गया था, याद रखिएगा, ए वेगनर के अनुसार। किसको दिया गया था? ए वेगनर को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, महाद्वीपीय बहाव की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, पहले जो है ना, ये सिद्धांत बताता है कि जो पहले हमारा जो पृथ्वी था ना, ये 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो इधर को अंगारा लैंड कहते थे फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये अंगारा लैंड था, इधर गोंडवाना लैंड था। क्या था? सॉरी, नीचे था गोंडवाना लैंड और ऊपर था अंगारा लैंड। याद रखिएगा, नीचे गोंडवाना लैंड, ऊपर क्या था? गोंडवाना लैंड, और ऊपर था अंगारा लैंड। फिर यही आगे चल करके फ्रेंड्स ना, ये कई छोटे छोटे द्वीपों में बट गया, छोटे छोटे द्वीपों में बढ़ गया। तो यही सिद्धांत बताता है महाद्वीपीय के बहाव का सिद्धांत। ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आग्नेय चट्टानों की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। जो आग्नेय चट्टान होती है ना, वे क्रिस्टलीय भी होती हैं और अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। नहीं कह सकते कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही होगा ना, सॉरी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अवसादी शैल की बात करें फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो अवसादी शैल है ना, ये स्तरों में निक्षेपित होती हैं। किसमें होती हैं? स्तरों में। यानी कह सकते हैं कि अवसादी शैल में जो फ्रेंड्स परत पाया जाता है, क्या पाया जाता है? परत। इसलिए इनको परतदार चट्टान भी कहा जाता है अवसादी शैल को, और इसे द्वितीयक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक चट्टान कहा जाता है आग्नेय चट्टान को, ठीक है ना। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है कि द्वितीयक चट्टान कहा जाता है किसको? तो अवसादी चट्टान को कहा जाता है, और परतदार चट्टान भी कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अवसादी चट्टान के अंदर ही फ्रेंड्स जीवाश्म पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जीवाश्म कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान के अंदर पाया जाता है, और इसी के अवसादी चट्टान के नीचे ही आप देखेंगे जो पेट्रोल, डीजल, जितने भी प्रकार के खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं वो सब पाए जाते हैं, कोयला वगैरह। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में सही है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी से बने हैं, पहली बात। एस्कर क्रूड, बेडेड, बजरी और रेत की लकीरें हैं, ये बिल्कुल सही है। ड्रमलिन जो है फ्रेंड्स ना, ये ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है। और जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन दूसरा और ऑप्शन चौथा, यानी पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। सॉरी। अगला प्रश्न है माउंट एटना क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, माउंट एटना की बात करें तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। कहाँ है फ्रेंड्स? ज्वालामुखी है। अच्छा, माउंट एटना पड़ता कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये याद रखिएगा, ये इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। कहाँ है? इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है माउंट एटना। तो ये भी आपको याद रखना है, ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, और बीपीएससी में भी ये पूछा जा चुका प्रश्न है। मैना लोवा का उदाहरण फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, मैना लोवा जो है ना फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? मैना लोवा एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप, याद रखिएगा, हवाई द्वीप यूएसए के अंदर स्थित है आपका मैना लोवा, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची जो चोटियां है ना फ्रेंड्स, ये नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नवीन मोरदार पर्वत में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि एंडीज कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है केकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है। जो कोकोस प्लेट है ना फ्रेंड्स, ये किनके मध्य पाई जाती है। तो ये फ्रेंड्स पाई जाती है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। कहाँ पाई जाती है? मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो रस्ट बाउल है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका जो संबंध है ना, इसका संबंध जो है एक ग्रेट लेक्स और पिट्सबर्ग प्रदेश यानी दोनों से है। ग्रेट लेक्स और पिट्सबर्ग प्रदेश के बीच में स्थित है। यानी अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि ग्रेट लेक्स और पिट्सबर्ग प्रदेश दोनों में, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही होगा। किलीमंजारो है। किलीमंजारो क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, जो किलीमंजारो है ना, एक आग्नेयरी क्या है? आग्नेयगिरी है, यानी वोल्केनो है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तंजानिया में स्थित है। ये एक प्रकार का ज्वालामुखी है। जहाँ कहाँ स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गोबी का मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो आप सबको पता है कि गोबी का मरुस्थल जो है ये चाइना के अंदर स्थित है। यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जोहान्स वर्ग विख्यात है। तो जो जोहान्स वर्ग है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये किसके लिए विख्यात है, तो स्वर्ण खनन के लिए, यानी सोने की खान के लिए जो है फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध है जोहान्स वर्ग। और जोहान्स वर्ग पड़ता कहाँ है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है जोहान्स वर्ग, जो कि सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा वह देश जो कि चारों तरफ से ना भूभागों से घिरा हुआ है, यानी इसके किसी भी तरफ पानी न हो, किसी भी तरफ जल की सीमा न बनाता हो, तो ऐसे देश को कहा जाता है लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी स्थलरुद्ध देश। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो स्थलरुद्ध है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स वो है हंगरी। कौन है, हंगरी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि इजराइल उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, यानी इजराइल किनके साथ सीमा साझा करता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो इजराइल जो है ना फ्रेंड्स लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ सीमा साझा करता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसार की छत यानी रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स संसार की छत या रूफ ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है, याद रखिएगा पामीर के पठार को। किसको कहा जाता है, पामीर के पठार को फ्रेंड्स संसार की छत कहा जाता है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वी समुद्री की स्वामिनी का नाम है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है श्रीलंका को। किसको कहा जाता है, श्रीलंका को कहा जाता है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है वो लगभग कितना है। तो आप सबको पता है फ्रेंड्स कि पृथ्वी पर 29% जो है स्थल पाया जाता है, और जबकि 71% पे क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि दो तिहाई भाग जो है ना फ्रेंड्स वो पानी से ढका हुआ है, जबकि 1/3 भाग जो है वो स्थल है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है। तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा वो कौन है, तो वो है उत्तरी ध्रुव, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गल्फ स्ट्रीम क्या है। तो फ्रेंड्स गल्फ स्ट्रीम की मैं बात करूं तो याद रखिएगा जो गल्फ स्ट्रीम है ना फ्रेंड्स यह एक जो है महासागरीय धारा है, और गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड कैनियन क्या है फ्रेंड्स। तो ग्रैंड कैनियन एक जॉर्ज है, क्या है, जॉर्ज है, यानी कह सकते हैं एक खड्ड है। ग्रैंड कैनियन क्या है, एक खड्ड है या एक जॉर्ज है, यानी विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा की बात करें फ्रेंड्स तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अगर यह सेशन अच्छा लगा फ्रेंड्स तो और मैं PYQ प्रश्नों को भूगोल का लेकर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। और फ्रेंड्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियो यानी बिहार स्पेशल की क्लास देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।